हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। आज से आप लोग के लिए आसाम डेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन होने जा रहा है। और आज की वीडियो में आप लोग का जो 2019 का हिंदी पोर्शन जो कि यूपी लेवल 6 to 8 का है उसको सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। और इसी तरह का वीडियो आपको सीटेट या आसाम डेट होने तक मिलता रहेगा। तो सो आप चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आसाम टेट का क्वेश्चन पैटर्न समझ लेते हैं कि कौन से पेपर से कितने मार्क्स का आएगा। तो ये जो पेपर है ये में सेकेंड पेपर है हम लोग का जो 6 to 8 का है। तो देख लीजिए यहाँ पे पार्ट वन है ना, यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि 30 मार्क्स का आता है। एंड नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 2 पार्ट 3 है यहाँ पे दो ऑप्शंस रहता है, एक मैथमेटिक्स एंड साइंस और दूसरा होता है सोशल स्टडी। तो इसमें से आप लोग को जो एक लेना पड़ता है तो एक 60 मार्क्स का रहता है। तो मैथ्स एंड साइंस लेंगे तो आपका 60 मार्क्स का आएगा, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। और एक होता है सोशल स्टडी, ये भी होता है 60 मार्क्स का। तो दोनों में से एक मल्टीपल होता है कि जो आप एक सब्जेक्ट लेंगे तो उससे आपका 60 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है लैंग्वेजेस का। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 जो है आपका मल्टीपल होगा, लेकिन लैंग्वेज 2 जो है आपका कंपलसरी है, जैसे कि इंग्लिश। तो आप देखेंगे लैंग्वेज 1 में क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि आपका 30 मार्क्स का ही रहेगा। लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स और लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स। तो लैंग्वेज 1 में हम असामीज भी ले सकते हैं, इधर बंगाली भी ले सकते हैं, बोडो भी ले सकते हैं, गारो, हिंदी या फिर कोई और भी सब्जेक्ट। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारा ये मल्टीपल होगा, हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकेंड लैंग्वेज का हिंदी जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो अर्धमागधी होगा। तो अर्धमागधी क्यों होगा? क्योंकि ये जो हमारा हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा हमारा अर्धमागधी का अपभ्रंश जिससे कि पूर्वी हिंदी से निकला हुआ है। ये अर्धमागधी में ही एक हमारा अपभ्रंश है जो कि पूर्वी हिंदी है, उसी से निकला हुआ है, तब जाके हमारा हिंदी का मूल उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सुदामा का तंदुल का अर्थ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सी नंबर सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, एंड डी नंबर बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सुदामा से किसका याद आता है? कृष्ण का। तो सुदामा के तंदुल मुहावरे का अर्थ एक प्रतीक के रूप में प्रकट करता है, जैसे कि तंदुल का अर्थ होता है चावल। सुदामा कृष्ण के मित्र थे और अपनी निर्धनता को दिनों में जब सहायता मांगने गए थे गरीबी के टाइम, तो कृष्ण के पास जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने भेंट के रूप में कुछ चावल पकाकर उनकी पोटली में बांध दिए थे, है ना। तो उसी टाइम उसी को कहा गया सुदामा का तंदुल। तो उसी पोटली को क्या कहा, जो कि वो सोच रहे थे कि सामान्य पूर्वक जो उनको भेंट करना। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन से गरीबी में जीना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गरीबी में भी तंदुल का शौक रहना, ये भी नहीं होगा। तो सी नंबर सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उनकी जितनी औकात थी अपने औकात भर में वो अपने प्रेम से, हृदय से वो चीज़ उनको देने गए थे। तो यही होगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 4 निर्मला, गोदान, गबन, अपने अपने अजनबी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 4 रचना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहूँगी, निर्मला भी उनकी रचना है, प्रेमचंद्र का ही, गोदान भी उन्हीं का उपन्यास है, गबन भी उन्हीं का उपन्यास है, किंतु अपने अपने अजनबी ये उनका उपन्यास नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अपने अजनबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से महादेवी वर्मा को अपनी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निहार, निर्जस, सांध्यगीत, यामा। तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या होगा? यामा, क्योंकि यामा पर ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1982 में उनको ये पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ये कभी कभी सन भी पूछा जा सकता है और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि यामा किसकी रचना है। तो महादेवी वर्मा का। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन से, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग का आंसर कौन सा होगा? तो मैं इसका राइट आंसर बता देना चाहूँगी, इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। क्यों कहा जाता है उनको प्रकृति के सुकुमार कवि? क्योंकि पंत जी की आधी से ज़्यादा कविता ही प्रकृति पर आधारित है
और वह प्रकृति को अपनी माँ मानते थे और अपनी समस्त रचनाओं को वो एक प्रेरणा के स्रोत भी वो प्रकृति को ही रखे थे। यही कारण है कि पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस आप लोग को समझिए, देखिए इसी क्वेश्चन को समझेंगे, इसी से सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई और राइट कवि के बारे में पूछ सकता है कि वो एक किस टाइप के कवि थे, किसको कहा जाता है। इससे आप लोग को बहुत अनुमान लगेगा कि नेक्स्ट हमारा जो असम टेट होने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस काटेगा। नेक्स्ट देखेंगे 126 नंबर, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि। यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन है, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर हमारा आ जाता है उपरोक्त सभी। क्योंकि हिंदी शिक्षण विधियों में बहुत से विस्तार को समझाया, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप में अनुकरण विधि भी हमें चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए हम लोग को, आगमन निगमन विधि भी चाहिए और भाषा प्रयोगशाला भी चाहिए, तो कंपलसरी है। तो ये तीनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का प्रशस्त करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शंस देख लीजिए। सत्य परीक्षण में, सतत मूल्यांकन में, लिखित परीक्षण में, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन में। ठीक है, ये सतत मूल्यांकन हमेशा कंटिन्यू जब हम ये करते रहेंगे तभी जाके हमारा सार्थक जो ज्ञान है उसका हम सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है नहीं करना और कहाँ हमारी कमजोरी है उस चीज़ को भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए सार्थक ज्ञान के लिए हमें क्या, सतत मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128 नंबर में क्या है, हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, ए संस्कृत, बी पंजाबी, सी में फारसी एंड डी में प्राकृत। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या चीज़, संस्कृत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129 में क्या है, हिंदी को संविधान द्वारा किस भाषा का दर्जा दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है जैसे कि ए नंबर राष्ट्रभाषा, बी नंबर राजभाषा, सी मध्यम भाषा एंड डी संचार भाषा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या कर बैठते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बोल बैठते हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये हमारा हिंदी का राजभाषा की दर्जा दी गई है। हालांकि राष्ट्रभाषा दर्जा देने के लिए अभी बहुत स्ट्रगल किया जा रहा है, किंतु एट द प्रेजेंट ये राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 130 नंबर, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। तो इसमें से आपका 4 ऑप्शन है, किताब, पुस्तक, ग्रंथ, जगह। तो यहाँ पे आप लोग का जो किताब है, ये किताब भी स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है और यह जगह भी स्त्रीलिंग है। बस स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या, ग्रंथ, ग्रंथ पुल्लिंग है। इतना याद कीजिए कि ग्रंथ जो होता है हमारा पुल्लिंग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि 131 नंबर, इसमें दिया है क्या कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। एक है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, फिर अपभ्रंश के बाद पाली, प्राकृत, हिंदी एंड डी नंबर हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग याद कीजिएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, जो कि पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, तब जाके हिंदी आया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए, इसका जो सीक्वेंस है ना, कभी कभी एग्जाम में ऐसा सिमिलर दे देता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग याद कीजिएगा, सबसे पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, तब जाके हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश के बीच में एक अवट आता है, अवट को नहीं भी देने से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसके बाद हिंदी ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, छंद का समानार्थी शब्द है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, नवीन, नाद, अश्व, शांत। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में इसका राइट आंसर क्या होगा, नाद, क्योंकि नाद का ही अर्थ होता है लय, या छंद का भी अर्थ होता है एक लय। तो यहाँ पे इसका समानार्थी शब्द आ जाएगा नाद। नेक्स्ट 133 में है, हिंदी बोलियों में किन बोलियों का साहित्य सबसे प्राचीन एवं रूपात्मक है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ब्रज, कनौजी। यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रज, क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र में देखा जाए तो ब्रज
सबसे हिंदी का जो सबसे पुरानी बोली होगा ब्रज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 134 नंबर। 134 में है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ये लगभग सबने सही आंसर निकाला होगा। क्या चीज़ की? वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप करेंगे तभी जाके आपका जो भाषा सीखने का जो स्किल है वो डेवलप होगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ के तो किया जा नहीं सकता, सहायक पुस्तकें भी पढ़ के कितना भी खूब से खूब कुछ शब्द सीखे जा सकते हैं, कुछ वाक्य सीखे जा सकते हैं। अखबार पढ़कर भी पूरा जो हमारा जो भाषा पूरी तरह जो सीखना वो सीख नहीं सकते हैं। हालांकि लेकिन जब वार्तालाप करेंगे, जब हम बातें करेंगे, तब जाके हमारा जो भाषा स्किल है वो पूरी तरह डेवलप होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 135 नंबर, जो कि है कि समस्त पदों का सही विग्रह लिखिए। यहाँ पे चरण कमल है, तो चरण कमल जो है यहाँ पर है कि चरण जो कमल, एक है चरण और कमल, एंड नेक्स्ट है चरण पर कमल, एंड डी नंबर में क्या है? चरण में कमल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? मैं बता देना चाहूँगी कि जो चरण कमल है, यह इसका जब समास विग्रह करेंगे हम लोग, ये कर्मधारय समास एक होता है। समास का एक ये टाइप है, प्रकार है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है कि जो किस चीज़ का विशेषता किसी चीज़ की तुलना में बताया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि चरण कमल, तो कमल के समान चरण, जो चाहे चरण जो कमल, ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरण जो कमल, वो क्या है? कर्मधारय समास है। यहाँ पे चरण और कमल कतई नहीं होगा। एनसी नंबर जो है कि चरण पर कमल, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। एक चरण में कमल, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाता है चरण जो कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136 में, हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देना चाहूँगी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, क्या है कि शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, एंड डी नंबर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो ये नंबर जो कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता कैसे हो सकता है? ये तो कतई नहीं होगा। एंड नेक्स्ट बी नंबर में व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये हो सकता है, होगा भी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड डी नंबर जो कि हमारा दिया कि विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, बस सामाजिक जागरूकता ही नहीं, साथ में उनको व्यवहारिक जो जीवन है उनके लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बी नंबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 138 नंबर, क्या है? निम्न में से कौन सा विरह काव्य है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, कमायनी, लहर, आंसू, झरना। ये चारों जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना विरह है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग विरह देखकर आंसू भी दे सकते हैं, या फिर लहर भी दे सकते हैं, या फिर कमायनी भी दे सकते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, कुछ भी मतलब कि जब तक आप रचना के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि कौन से विरह काव्य, कौन से श्रृंगारी काव्य, कौन से भक्ति काव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा झरना। जयशंकर प्रसाद का जो झरना काव्य है यह एक विरह काव्य, क्योंकि ये जो इस काव्य संग्रह में जो प्रेम, व्याकुलता और चंचल भाव से जो बाहर निकलकर एक जीवन का जो अनुभूति है उसमें वर्णन किया गया है। डायरेक्ट कहा जाए कि इसमें प्रेम, व्याकुलता का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 139 नंबर, छत्र छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, छत्र प्लस छाया, एक छ प्लस त्रिच्छ, एक होता है छत प्लस छाया, और एक है छत्र प्लस छाया। तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो गया छत्र युग छाया। राइट आंसर होगा छत्र युग छाया। बहुत लोग छत युग छाया भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिए छत्र दिया हुआ है। ये जो संधि विच्छेद हुआ है यह व्यंजन संधि विच्छेद हुआ है, याद रखिएगा। ये व्यंजन संधि विच्छेद क्या होगा इसका? छत्र युग छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 140 नंबर, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कैदी और कोकिला, हरी घास पर चढ़कर, हिरोशिमा, हिमालय। तो बता देना चाहूँगी ये जो हिमालय है, हिमालय महादेवी वर्मा जी की काव्य संग्रह है।
हिरोशिमा और हरी घास पर छड़वर, ये अज्ञे जी का है। तो बचता है क्या, कैदी और कोकिला। यस, कैदी और कोकिला ही माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। ये कविता बहुत ही लोकप्रिय कविता है। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर। 41 नंबर में क्वेश्चन है कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा था। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, विलियम केरी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा मोहन राय, अरविंद घोष। 4 ऑप्शन है। इसको तो आप लोग को जानने की जरूरत है। यहाँ पे ना आप लोग समझ के लिख सकते हैं, ना कुछ, ना अनुमान लगा सकते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 142 नंबर, यामा किसकी रचना है। ये क्वेश्चन हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नरला, महादेवी वर्मा। यस, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महादेवी वर्मा। यामा ये जो है ये कविता संग्रह है जिनकी रचयिता महादेवी वर्मा जी ही है, और उनको इसी कृति पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा पर ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 143 में, हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से स्वीकार करते हैं। हालांकि थोड़ा पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि हिंदी का जो उद्भव हुआ था 4 अवस्था से गुजरा था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तब जाके हिंदी। तो और एक बात मैंने बोला था क्या चीज़ कि अपभ्रंश के बाद और एक अवस्था आया था, वो क्या था, अवहट। आप लोग का ऑप्शंस में कहीं अवहट है, यस अवहट होगा। ये जो अवहट को ही अपभ्रंश से उसका एक बहुत कम समय के लिए लेकिन था, इसीलिए ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। बहुत कम समय के लिए अपभ्रंश के बाद अवहट एक अवस्था आया था, इसके बाद से जाके हिंदी का उद्भव हुआ था। तो ये रहा इसका राइट आंसर, अवहट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या 144 में, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे 4 है, उ जुग चारण, उच्च जुग चारण, एक उच्च जुग रण, नेक्स्ट है उच्च जुग चारण। इसका राइट आंसर क्या होगा, यस डी नंबर, उच्च जुग चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में, अंदरूनी शब्द का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बाहरी, सुगम, भीतरी, उत्तम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंदरूनी का विलोम शब्द होगा बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर, यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप क्या होगा। यहाँ पे संयोग नहीं होगा, संयुक्त होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, क्रम, राष्ट्र, क्रम, कोई भी नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि संयुक्त होता क्या है। संयुक्त जो व्यंजन होता है ये 2 व्यंजन होता है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलने से बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन में एक तरह से व्यंजन के एक ही प्रकार होता है। इसमें जो पहला व्यंजन होता है वह हमेशा ही क्या होता है, स्वर रहित होता है, और इसके ठीक दूसरा जो विपरीत जो होता है वह स्वर सहित होता है। यहाँ पे उसके बाद ही जाके जब र की ध्वनि को जब हम जोड़ते हैं तब जाके वो बनता है हमारा इस टाइप का जब बनता है। ट्र में जो आपका र दिख रहा है इस तरह से, तब जाके ये र की ध्वनि इस तरह का होता है जब संयुक्त के पहले जब जोड़ेंगे हम। तो ये होगा हमारा राष्ट्र, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम किसको दिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अवहट, प्राकृत, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो इसका इसमें कहा जाए तो सही आंसर दिया ही नहीं है, यही क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होता है कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे पुरानी हिंदी को अपभ्रंश को ही बोले हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं अपभ्रंश नहीं है, अवट है, प्राकृत है, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। लेकिन मैं आप लोगों को बोल देना चाहूँगी कि अपभ्रंश के बाद एक शब्द आया था क्या, अवहट। अवहट आप लोग यदि कोई ऑप्शंस में नहीं है तो अवहट ही दीजिएगा, लेकिन सही मायने में इसका राइट आंसर अपभ्रंश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148 नंबर में है, शिक्षण क्या है, एक कौशल, एक क्रिया मात्र, एक कला और एक तपस्या। एक तपस्या तो होगा नहीं, और एक कला बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक कला भी होगा, एक क्रिया ये तो होगा नहीं। यहाँ पर और एक ऑप्शन एक कौशल, यहाँ पे दोनों में से आप लोग कन्फ्यूजन होगा। तो एक बात बताना चाहूँगी, जो कौशल होता है ये एक शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षक के द्वारा जैसे कि प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, या फिर बहुत सारा चीज़, ये सब जो कला है, बहुत सारी कला आता है, उन कलाओं से जाके मिलता है क्या, कौशल।
जब आपके पास बहुत सारे कला होगी तभी जाके आपको कौशल की होगी। तो शिक्षण एक कौशल है, तो कौशल में हमें कला की ज़रूरत पड़ती है, एक कला बिल्कुल नहीं आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक कौशल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर, कुरुक्षेत्र रचना के लेखक कौन है? तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नागार्जुन, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर देखेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि किन कक्षा में करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ही है कि एक प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और एक है उच्च कक्षाओं में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो उच्चारण सुधारने का कार्य हमारा होता है कि प्रारंभिक में, प्रारंभिक कक्षाओं में हमारा करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में जब आप छात्रों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुनते हैं तो आप उनके प्रवाह और उच्चारण का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से क्या बोलता है, तब जाके हम फटाफट क्या बोलते हैं उनको, नहीं ये चीज़ नहीं होता, ये होता है। और शब्द उच्चारण में उनकी सहायता करने में हम लोग सुधार करते हैं। तो यही होता है इसका राइट आंसर क्या चीज़ कि प्रारंभिक कक्षा में हम उच्चारण सुधारने का कार्य करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा 2019 का हिंदी पोर्शन से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पोर्शन लेके आऊँगी, इससे एसएसटी हो गया, इस तरह से करते करते मैं असम टेट का सारा पेपर सॉल्व करवा दूंगी। इसके साथ ही जो हमारा असम टेट का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम हर एक सिलेबस को कवर भी करेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा और ताकि आप लोग का हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।